दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर योर फ्यूचर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री के 2013 के केवल क्वेश्चन। मेरा नाम अमन मिश्रा और ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली है, अर्थात क्वेश्चन इंग्लिश में, और मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉपी किताब खोल लें, आंसर सेक्शन में ही कमेंट सेक्शन में आंसर तब बताने की कोशिश जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट दे दिया हूँ, उससे पहले 2010, 11 और 12 के एसएससी सीजीएल हिस्ट्री के क्वेश्चंस बना चुका हूँ, उसे ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, केवल क्वेश्चंस ही नहीं है, समझ लीजिए आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू द मदन मोहन मालवीय। महामना की जो उपाधि है वो पंडित मदन मोहन मालवीय को किसने दी, ये पहला प्रश्न है। तो यह प्रश्न आप उत्तर आप बताएं जल्दी कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं ही बताता हूँ। वो उनका देने वाले का नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को ये उपाधि दी थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मदन मोहन मालवीय वॉज द एन इंडियन एजुकेशनिस्ट। इन्होंने ही बीएचयू की भी, मतलब बीएचयू का खोलने वाले यही व्यक्ति थे, इंस्टेब्लिश्ड बीएचयू की यही किए थे। द हिंदुस्तान टाइम्स सुने होंगे, न्यूज़पेपर है, इन्होंने ही चालू किया था। तो मदन मोहन मालवीय एक इंडियन एजुकेशनिस्ट है, पॉलिटिकल नोटेबल फॉर हिज रोल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये एक पॉलिटिशियन भी है, राजनेता भी हैं, ये फ्रीडम फाइटर हैं। इनके इंडिपेंडेंट रोल बहुत ज़्यादा है इंडिया का इंडिपेंडेंट में। ये दो बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। He was respectively addressed as पंडित मदन मोहन मालवीय and also addressed at महामना by महात्मा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 2, Who was the वायसरॉय at the time of क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त वायसरॉय कौन था? भारत का वायसरॉय भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कौन था? तो वह था लॉर्ड लिंथगो था। ठीक है, अब ये वायसरॉय कब से कब तक था? तो ये 1936 से 1944 तक तो था, और ये करीब करीब 8 साल तक रहा। कब तक रहा? 8 साल तक रहा। और ये वायसरॉय होने वाला सबसे ज़्यादा वक्त तक वायसरॉय, लॉन्गेस्ट वायसरॉय ये रह चुका है रीजन वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, 1936 से 1944। अच्छा, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात किया जाए तो वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त को 1942 में। ठीक है, क्यों स्टार्ट हुआ था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन बॉम्बे में एक हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब तक नहीं चालू किया गया तब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 3 आपसे यह पूछ रहा है, हु वाज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइंड द मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट स्वराज पार्टी। वह कौन दूसरे कांग्रेस के लीडर थे जो मोतीलाल नेहरू को स्वराज पार्टी ज्वाइन करते वक्त जुड़े थे 1923 में? तो वह थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के बारे में थोड़ा सा जाना जाए तो इनको देश बंधु भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम, एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलती हो गई, एज करना पड़ेगा। हाँ, अब इनको क्या कहा जाता है? इनको देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 4, व्हाट इज द फर्स्ट सेरेमन ऑफ द बुद्धा कॉल्ड। सेरेमन मतलब क्या होता है? सेरेमन मतलब होता है उपदेश। तो बुद्धा का पहला उपदेश का नाम क्या था? उस उपदेश को क्या कहते हैं? तो एक बात याद रखिएगा, जो पहला सेरेमन था उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इनलाइटमेंट उनको कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बोध गया। ठीक है, ये 2 प्रश्न है जो एसएससी में पिछले 2 सालों में पूछ चुका था। 2013 में ये पूछा कहाँ पे नहीं, बल्कि उसका नाम क्या है, उस उपदेश का नाम क्या है? तो उस उपदेश का नाम है धम्मचक्र प्रभातनासुत्ता। धम्मचक्र प्रभातनासुत्ता, इसको मतलब बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो धम्मचक्र प्रभातनासुत्ता है, मतलब एक सूत्र है, इज कंसीडर टू बी द रिकॉर्डेड द फर्स्ट टीचिंग। पहला सीख था जो गौतम बुद्धा ने अपने इनलाइटमेंट मतलब बोध का ज्ञान उदय होना कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। तो होने के बाद ये पहला ज्ञान था। ठीक है, द मेन टॉपिक ऑफ द सूत्रा इज अ 4 नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ था।
विच आर द सेंट्रल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म दैट प्रोवाइड यूनिफाइंग थीम और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ बुद्धिस्ट थॉट। जो भी बुद्धिस्ट की विचारधारा है वो 4 नोबल ट्रुथ में आता है और ये यही धर्म चक्र प्रवर्तन में बुद्धा ने पहले दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 5 आपसे पूछ रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड मदन मोहन मालवीय टेक लोन्स फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम। हिंदुस्तान टाइम्स को चलाने के लिए, फाइनेंसिंग करने के लिए, वित्तीय रोपण करने के लिए किस बैंक से लोन लिया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने? तो वो लिया था पंजाब नेशनल बैंक से। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा जाना जाए तो पंजाब नेशनल बैंक जो है उसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने की थी और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ दयाल सिंह मजीठाई भी थे। ठीक है, उनका नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या अच्छा है, वेयर द टोडास फाउंड। टोडास क्या है पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको। टोडास एक ट्राइब है, ट्राइब मतलब आदिवासी हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों में, तमिलनाडु में। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इनका बेसिक काम होता है कि भैंसों का दूध बेचना और ये सब काम इनका है। तो ये इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। सेंसस 2011 के हिसाब से ये देखा जाएगा तो इनकी पॉपुलेशन ही कुल हजार के करीब है। ठीक है, तो ये पूछ लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 7 आपसे ये पूछ रहा है, रॉलेट एक्ट 1990 जो हुआ था, इनेक्टेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, किसके पीरियड के दौरान, किसके कार्यक्रम के दौरान ये रॉलेट एक्ट 1919 हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था, बताइए किसके द्वारा, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कैलमफोर्ड के दौरान हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैलमफोर्ड। ये रॉलेट एक्ट कब आया था पहले ही बता दूं, 18 मार्च को आया था। कब आया था? 18 मार्च 1919 में आया था। ये बात आप जान लीजिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून भी कहते हैं, भारत की ब्रिटानी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार से यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि किसी भी भारतीय पर आंदोलन में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता है। यह कानून सर सिडन रॉलेट के अध्यक्षता में आया था, जो कि इस सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द लंदन ऑन 18 मार्च 1919 indefinitely existing emergence measures enacted during the First World War in the order to control public unrest root of the Confederacy. लॉर्ड सेम्सफोर्ड 1960 से 1921 इनका कार्यकाल रहा था। ये वर्सर ऑफ इंडिया थे उस वक्त। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें बिना कार्रवाई किए, बिना कोर्ट के ट्रायल के सीधे जेल, यही था रॉलेट एक्ट। ये बात आप याद रखें। प्रश्न संख्या 8 आपसे यह पूछ रहा है कि पंचायती राज सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया गया था फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट, किन 2 राज्यों में ये पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया सबसे पहले? तो वह था आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था 2 अक्टूबर को। नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था, मतलब इसको स्टार्ट किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पहला पंचायती राज सिस्टम नागपुर में, राजस्थान में 2 अक्टूबर को 1959 में, और उसके बाद उसी साल आंध्र प्रदेश में भी इसको बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ये प्रस्ताव प्रेषित किया गया था कि आप इस जो पंचायती राज है इसको आप आंध्र प्रदेश में भी लाइए। तो उसे उसी साल 1859 में ही जवाहरलाल नेहरू ने उसे पंचायती राज को ला दिया। अच्छा, पंचायती राज आया क्यों? पंचायती राज ये आया कि जो पंचायत लेवल के लोग हैं वो पहले मान लिया जाता था कि ये सरपंच है, लेकिन इस चीज़ को ऑफिशियली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह देखा गया, और इसमें मतलब ये देखा गया कि छोटे स्तर तक बड़े लोगों के कार्य नहीं पहुंच पाते थे। तो जो पंचायत लेवल पे अपनी समस्याओं को देखते हुए पंचायत जो निर्णय ले सकता है, इसमें उनके पावर्स को डेफिनेटली बढ़ा दिया गया था, इसलिए पंचायती सिस्टम आया था, पंचायती राज सिस्टम। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन एसोसिएशन विद द तांगा भगत मूवमेंट। तांगा भगत मूवमेंट के साथ कौन सा ट्राइब, कौन सी आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हैं उराओन। ठीक है,
कौन जोड़े हैं? ओराओन। ये जो ताना भगत मूवमेंट था कब से कब तक चला? 1914 से लेकर 1919 तक चला। ठीक है, ये बात है। अब ये है क्या ताना भगत मूवमेंट, ये बात देख लेते हैं। जो ताना भगत आंदोलन बिहार का, सबसे पहले भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में देर औपनिवेशिक काल के दौरान होने वाला यात्रा उराव के नेतृत्व में टाना भगतों और औरों के एक वर्ग का एक आदिवासी विद्रोह था। टाना भगतों ने अंग्रेज द्वारा उन पर लगाए गए करों का विद्रोह किया। उसमें गांधी के सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, इससे पहले भी एक सत्याग्रह का मंच किया था। ठीक है, उससे पहले ताना भगत मूवमेंट वॉज अप्रोप्रिएटली इनिशिएटेड 1914 में स्टार्ट हुआ था। यंग ओरान, या स्पेलिंग गलत है, URAON होगा, ट्राइब्समैन थे जो कि जिनको यात्रा ओरन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 10 आपसे यह पूछ रहा है, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा को किसने स्टार्ट किया था, मतलब संस्थापक कौन थे उनके? तो वह थे अपने सरदार भगत सिंह। कौन थे? सरदार भगत सिंह। अच्छा एक बात बताइए, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था मार्च 1926 में। और 8 साल बाद क्या हुआ कि इसे इलीगल करार दे दिया गया अंग्रेजी शासकों द्वारा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। द नौजवान भारत सभा वॉज फाउंडेड बाय द भगत सिंह इन मार्च 1926 एंड वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑफ 1908। 1908 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत सितंबर 1934 में इसको 8 साल बाद ये कह दिया गया कि ये गैर कानूनी है। वॉज टू फॉर्मेट रिवॉल्यूशन। अच्छा ये क्यों फॉर्म किया गया था कि जो ब्रिटिश राज है उसमें जो पीजेंट यूथ हैं, किसानी जो जवान लोग हैं, वो लोगों को गैदर कर कर राज्य के लिए, ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भगत सिंह ने आंदोलन छेड़ा था। प्रश्न संख्या 11 आपसे ये पूछ रहा है, द नरेंद्र मंडल, हिंदी में बोलते हैं नरेंद्र मंडल और अंग्रेजी में बोलते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो था वॉज इनऑग्रेटेड इन 1921। किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस? तो वह किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट। ड्यूक ऑफ कैनॉट कब किया गया था ये कोई बता सकता है? ये किया गया था 8 फरवरी 1921 में किया गया था। ठीक है, 8 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कैनॉट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसको अभी हिंदी में भी देखेंगे। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वॉज instituted on 8 February 1921. The inaugurated ceremony was performed by His Royal Highness the Duke of Connaught in the Diwan Ayam of Red on behalf of His Majesty King Emperor. तो बेसिकली ड्यूक ऑफ कैनॉट थे कौन, जिनके अध्यक्षता में इस चीज़ को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को इस्टेब्लिश किया गया था? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट महारानी विक्टोरिया का पुत्र और इंग्लैंड के राजघराने का प्रमुख सदस्य था। मार्च 1921 ईस्वी में वह भारत आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ईस्वी के अंतर्गत भारत में नए संविधान का श्री गणेश किया था इसने। और इस रीति से शाही हाथों में नए शासन विधान का शुभारंभ करने पर भी वह भारतीयों को संतोष नहीं प्रदान कर सका और भारत और इंग्लैंड के संबंध कटु बन गए। इसमें यह हुआ था कि बेसिकली द्वैत शासन टाइप का था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पे इंडिया का राज्य आने वाला था। मतलब इंडिया को कंट्रोल अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, इसलिए भारत को खुश नहीं कर सका था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपसे यह पूछ रहा है, बुद्धा, धम्मा और संघा एक साथ टुगेदर आर नोन एज, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है त्रिरत्ना। क्या कहा जाता है? त्रिरत्ना। त्रिरत्न, ठीक है, रत्न को कहते हैं ज्वेल्स इंग्लिश में। तो द 3 ज्वेल्स, त्रिरत्ना, आर द 3 थिंग्स, वो 3 चीजें हैं द बुद्धिस्ट टेक रिफ्यूज इन एंड लुक टुवर्ड्स द गाइडेंस इन द प्रोसेस नोन एज टेकिंग रिफ्यूज। रिफ्यूज, द 3 ज्वेल्स आर बुद्धा, धर्मा एंड संघा। मतलब कि ये बुद्धिस्ट जो हैं वो इन 3 चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, वो 3 रत्न है बुद्धा के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपसे ये पूछ रहा है, हु वॉज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र? लिच्छवी दोहित्र, किसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो कहा जाता है अपने चंद्रगुप्त एक को, चंद्रगुप्त एक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। चंद्रगुप्त एक वॉज नोन एज लिच्छवी दोहित्र। हिज मैरिज विथ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, कुमार देवी जो कि लिच्छवी की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उनसे उनका चंद्रगुप्त एक का विवाह हुआ था, जो कि ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था गुप्ता
रूलर्स में, गुप्ता रूलर में जैसे चंद्रगुप्त ना, गुप्ता रूलर्स, गुप्ता वंश में ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। और इसका इम्पोर्टेंस, इस शादी का इम्पोर्टेंस, महत्व तब जाके पता चला जब समुद्रगुप्त का इलाहाबाद में शिलान्यास हुआ, शिलालेख हुआ, इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख हुआ, जिसमें यह डिस्क्राइब किया गया कि लिच्छवी दोहित्रास, मतलब कि डॉटर सन ऑफ द लिच्छवीज, मतलब कि पुत्री का बेटा लिच्छवीज में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, पुलकेशिन II वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ। पुलकेशिन II कहाँ के ग्रेटेस्ट लीडर थे? अब देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पुलकेशिन II से एक और प्रश्न पूछ चुका है। ये पूछा था कि जो राजा हर्षवर्धन थे वो किसके द्वारा एकमात्र बार हारे गए थे, तो वो पुलकेशिन II थे। ये एक प्रश्न था। तो ये कहाँ के ग्रेटेस्ट रूलर थे? तो ये थे पलवाज ऑफ कांची। पलवाज ऑफ कांची के ग्रेटेस्ट लीडर थे। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये पुलकेशिन II किसके द्वारा मारे गए थे? तो ये पलवाना किंगडम, पलावा किंगडम, पलवाना नहीं, पलावाज ऑफ कांची के तो ये थे ही, लेकिन पलावाज किंगडम के ही एक राजा थे नरसिम्हा राव एक, जो इन्हें मारे थे। नरसिम्हा राव एक के द्वारा ये मरे थे। ठीक है, अगली आओ, जो पुलकेशिन II थे वो 610 से 642 AD तक वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चालुक्य डेंसिटी के थे ये। और ये जब राजा थे तो इन्होंने बहुत ही विस्तार किया था, काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 ये पूछ रहा है आपसे, द उतारमेरू इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। तो जो उतारमेरूर का जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो शिलालेख है, वो किस राजा के बारे में ज़्यादा बताता है? ये प्रश्न है। तो यह प्रश्न ये ज़्यादा बताता है चोलास के बारे में। किन के बारे में? चोलास के बारे में। देखिए, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द 8th century AD, जो शिलालेख है 8th century AD का, उतारमेरूर टेम्पल, ये डिस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉयल कॉन्स्टिटी, एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द कैंडिडेट्स, द मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड द ड्यूटीज ऑफ द डिलिमिट ऑफ द पावर ऑफ द चोलाडेंस। ये बताता है कि किस तरह वहाँ के शासनकाल में, किस तरह वहाँ पे कैंडिडेट को चुना जाता था चोलास डेंसिटी में, और उनको सत्ता दी जाती थी, ये बताता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 16 यह पूछ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, वो क्या है? एक ऑर्डिनेंस है या रिजोल्यूशन है या वाइट पेपर है या रेगुलेशन एक्ट है? तो वह एक रिजोल्यूशन है। क्या है? रिजोल्यूशन है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में आया था, पहली बात तो ये जान ले आप लोग। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, जो कि नेचर था उसका रेगुलेटिंग एक्ट का। किसका था? रेगुलेटिंग एक्ट। इधर थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है, ये रेजोल्यूशन नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई है। ये एक रेगुलेशन एक्ट था। ठीक है, अब चलते हैं। द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज द नेचर ऑफ अ रेगुलेटिंग एक्ट एंड इट वॉज इंटेंडेड टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसी का फर्दर कह सकते हैं कि एक प्रतिबिंब था। बाय ब्रिंगिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर इन द अंडर कंट्रोल ऑफ। रेगुलेटिंग एक्ट ये कहता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और राज करने लगी थी धीमे धीमे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य था वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जाने वाला था। यही था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 आपसे ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए ह्यूम। ए ह्यूम के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे या नहीं? क्या वह कांग्रेस के एनुअल सेशन के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे या नहीं? क्या वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे या नहीं? क्या वो इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर थे या नहीं? तो वह 2 बार कांग्रेस एनुअल सेशन के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। नॉट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, तो ये बी आंसर सही होगा। अब इनके ए ह्यूम के बारे में, पहले ए ह्यूम का फुल फॉर्म, अलन
ऑक्टेवियन ह्यूम वाज सिविल सर्वेंट। पहले बता, ऑप्शन डी क्लियर हो गया। पॉलिटिशियन, रिफॉर्मर एंड एमेचर ऑर्थोलॉजिस्ट एंड हॉरिकल्चरलिस्ट। एमेचर मतलब होता है कि बहुत ही शौकिया पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, और हॉरिकल्चरलिस्ट थे ब्रिटिश इंडिया में। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने इसलिए भी की थी कि 1857 की जो क्रांति आई थी, 1857 की जो क्रांति आई थी, जिसमें बहुत सारा विद्रोह हुआ था, बहुत ही जान मान की हानि हुई थी, ये दोबारा उस तरह का विद्रोह न हो आज़ादी के लिए, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। लेकिन ये कभी भी एक बार भी वो अध्यक्ष नहीं बन पाए एक कांग्रेस के, यही एक बात बस गलत है उस स्टेटमेंट में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 18 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सॉ द बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर ऑन ऑफ द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। मतलब आज़ादी के ठीक पहले, ईव मतलब जैसे आज मानिए कल दीपावली है तो आज ईव ऑफ दीपावली हुई। ईव मतलब ठीक एक दिन पहले, अगर ईव ऑफ ईयर बोला जाए तो एक साल पहले। तो ये जो बिगेस्ट सबसे बड़ा, पीजेंट मतलब होता है अपने भाई किसान भाई लोग। गुरिल्ला वॉर एक स्पेनिश टर्म है। अभी गुरिल्ला वॉर ये कहता है कि लघु युद्ध, टुकड़ों में जो छोटे छोटे लघु युद्ध होता है उसको कहते हैं गुरिल्ला वॉर। तो कौन सा सबसे बड़ा गुरिल्ला वॉर हुआ था अपने आज़ादी से पहले, तो उसका नाम था तेलंगाना मूवमेंट। एक बहुत बड़ा पीजेंट गुरिल्ला वॉर था। अब इसके बारे में जानिए, द तेलंगाना मूवमेंट जो है वो बिगेस्ट गुरिल्ला वॉर था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें करीब करीब 3000 गांव और 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। और आज की आबादी का नहीं, 1946 की आबादी का 30 लाख लोग, बहुत बड़ी आबादी है ये। तो जुलाई 1946 में ये पीजेंट वॉर, गुरिल्ला वॉर चालू हुआ था और ये बहुत ही अपने चरम पर था जब हमने आज़ादी पाई थी अगस्त 1947 में, और ये ख़त्म कब हुआ, सितंबर 1948 में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 19 आपसे यह पूछ रहा है, फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी बस। भाई मैं बता दे रहा हूँ, लिटरली ये इतना पूछ चुका है, 2 बार इससे पहले पूछ चुका है, 2 बार। मेरे ख्याल से 2011 की 10 में पूछा था और 2012 में भी पूछा है। ये बार बार पूछ रहा है कि लोधी डेंसिटी का फाउंडर कौन है। सबको पता है बहलोल लोधी है, ये सोच लो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, इस चीज़ को आप याद रखिए। बहलोल लोधी कौन है, फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी है दिल्ली सल्तनत के, और एबडिक्शन ऑफ द लास्ट क्लेमिनेंट ऑफ द प्रीवियस सैयद रूल के लास्ट रूलर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 20, गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज। गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसको और क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जेरिको रोमन आर्ट। क्या कहा जाता है, जेरिको रोमन आर्ट। ये एक बुद्धिस्ट आर्ट है। क्या है ये, एक बुद्धिस्ट आर्ट है, ठीक है, बुद्धिस्ट आर्ट है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। इस कला को ग्रीको बौद्ध परंपरा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है और इस कला का उल्लेख वेदी तथा बाद के संस्कृत साहित्य में मिला है। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए इसे गंधार कला को ग्रीको रोमन या फिर ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। एक गंधार कला को महायान धर्म के विकास से काफ़ी प्रोत्साहन मिला। यह शैली अपने आप में विदेशी तकनीक को प्रदर्शित करता है। इस कला शैली में संगमरमर के स्थान पर ग्रे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है और साथ ही सफ़ेद और काले रंग के पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। गंधारा कला शैली में विभिन्न परंपराएं पार्थियन, बक्ट्रियन और आर्मेनियन के विविध लक्षण विद्यमान हैं। बरहुत एवं सांची के कनिष्क द्वारा निर्मित सुप्त गंधार कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या 21 आपसे यह पूछ रहा है, द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रसिया सिंबलाइजेस द फॉलोइंग। जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रसिया था वो क्या बताता है, तो वह बताता है क्या कमिंग ऑफ कम्युनिस्ट रूल आ गया था, या फिर रिपब्लिक ऑफ रसिया का इंस्टेब्लिशमेंट हुआ था, संस्थापना हुई, या डेमोक्रेसी ऑफ रसिया का इंस्टेब्लिशमेंट हुआ था, या फिर ओवरथ्रो द रोमनो डेंसिटी को क्या ओवरथ्रोन कर दिया गया था। तो हुआ क्या था, कम्युनिस्ट रूल की संस्थापना हुई थी। इस बात को आप जान ले, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग।
द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो था वो स्टेट पावर इंस्ट्रूमेंटल इन द लार्ज रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 19, ये एक बहुत बड़ा रशियन रिवॉल्यूशन था 1972 में, जो कि आर्म्ड इंस्क्रिप्शंस ऑफ पेट्रोग्रेड ट्रेडिशनली डेटेड ऑन 25 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ था कि सत्ता पलट दी गई थी, मतलब कम्युनिस्ट को दे दिया गया। रुको, इसको अभी हम लोग हिंदी में सीखते हैं, थोड़ा हिंदी में समझ में आएगा। सन 1917 में रूस की क्रांति विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य, बोले तो रशियन सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई थी, जो कि सोवियत यूनियन भी कहा जाता है जिसे। यह क्रांति दो भागों में हुई, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में हुई। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा था तथा एक अस्थायी सरकार बनी, और अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार, बोले कि कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हो गई थी। तो ओवरऑल पूरी कम्युनिस्ट पार्टी की इंस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सोवियत यूनियन बना था। ठीक है, अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। प्रश्न क्या भाई साहब से यह पूछ रहा है, विच जनरल हु कमांडेड द ब्रिटिश फोर्स अगेंस्ट द अमेरिकन इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेटर बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वह कौन सा कमांडर था, जनरल कमांडर था, जो कि ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश फोर्स को अमेरिका के खिलाफ आज़ादी के युद्ध में लड़ाया था, और बाद में वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बन गया था। तो उसका कोई और नाम नहीं था, बल्कि वह था विलियम बेंटिक। इसका बहुत बड़ा नाम है। ये लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड विलियम हेनरी कैवेंडिश बेंटिक, जेसीबी जेसीएच पीसी। अब आप कहेंगे जेसीबी जेसीएच पीसी क्या है? तो जेसीबी है मोस्ट ऑनरेबल मिलिट्री ऑफ द बाथ, पुरस्कार है। अब जैसे अपने में उपाधि होती है ना, पद्मश्री, पद्मभूषण, इस टाइप का है। जेसीएच रॉयल गैल्फिन ऑर्डर होता है, और पीसी क्या होता है, प्रीवी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये तीन उसकी उपाधि है। इसके अभी मैं एक कुछ स्क्रीनशॉट है विकिपीडिया का, उसको मैं लगा दूंगा आगे, आप उसको रोक के देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्हें कहा जाता है, ये ब्रिटिश सोल्जर थे, स्टेट्समैन। ही सर्व्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1828 से 1835 में। ये गवर्नर जनरल भी बने, बल्कि ये अमेरिका के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई भी किए थे ब्रिटिश फोर्स की। ये देखिए, ये जो है पहला वाला, ये है जेसीबी, ये जेसीएच अवार्ड है, मतलब समझ सकते हैं आप। और ये पीसी है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23, हु इंस्टेब्लिश्ड द इंडियन सिविल लाइबर्टीज यूनियन इन 1936। इंडियन सिविल लाइबर्टीज यूनियन की संस्थापना 1936 में किसने की थी? इसका शॉर्ट फॉर्म है ICLU। बता दें, अब ये ICLU नहीं रहा, और इसकी स्थापना करने वाले का नाम है जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जब ये, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, छोड़िए इसको स्क्रीन पे। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके पहले हॉनररी प्रेसिडेंट थे, और सरोजिनी नायडू इसकी पहली प्रेसिडेंट थी। लेकिन अब ये ICLU नहीं रहा, अब ये बन गया है PUCL। अब इसकी, मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने विकिपीडिया पर सर्च किया और पता कि विकिपीडिया पर नहीं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जाइए pucl.org.in सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस पे इन्होंने ये लिखा कि इसकी संस्थापना जो हुई वो 23 नवंबर को हुई है 1980 में। क्यों हुई? इन्होंने लिखा है अपने वेबसाइट पर कि इसके अंदर जो ICLU के अंदर कांग्रेस के और मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर के इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थे। तो जब 1980 में इंदिरा गांधी की दोबारा सरकार बनी, तो वो इमरजेंसी का पीरियड ला चुकी थी, और इमरजेंसी जब ला चुकी थी तो उसमें ये इन लोग खुद लिखते हैं ऐसा कि उसमें मानव के अधिकारों का बहुत ज़्यादा हनन कर रहे थे। और 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो भी मानव अधिकार बहुत हनन हुआ। इसके लिए इन्होंने पीपल यूनियन ऑफ सिविल सर्विसेज की स्थापना की थी, और ये लाए थे। ठीक है, कब लाए? अच्छा, ये जो ICLU है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त
1936 में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, कौन सा पहले इंस्टेब्लिश हुआ, पहले बना, बीएचयू बना या यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे या एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो देखिए ध्यान से याद रखिएगा, सबसे पहले बना यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, वैसे सबसे पहले नहीं बना, इस लिस्ट में सबसे पहले बना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो कि पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे था, ये इंडिया का पहला मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी कहा जा सकता है, जो कि ब्रिटिश अर्स के द्वारा 1857 में इंस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, आप सोचेंगे सबसे पहला कॉलेज कौन सा था, तो वह है सेरमफोर कॉलेज, भारत का पहला यूनिवर्सिटी। अब वो नालंदा और वो सब की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पहला इंस्टेब्लिश्ड है। ये अभी भी कॉलेज इन हॉर्वेक वेस्ट बंगाल 1818 में, पहला ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज स्टिल फंक्शनिंग। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आता है आईआईटी रुड़की, फिर उसके बाद आता है मुंबई तीसरे नंबर पे, जो कि हमारे लिस्ट में पहले पे है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, उसके बाद आता है अपना ये जो लिस्ट में है एएमयू। एएमयू की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई। उसी के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई, वो भी कब हुई, 19 हो गया था, 1875 में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में और थोड़ा जाना है तो इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ऑक्सफोर्ड है ये ईस्ट का। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से पढ़ के निकले कौन, मदन मोहन मालवीय, और क्या बनाया, बीएचयू बनाया। कब बनाए, 1916 में इंस्टेब्लिश किए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या 25 आपसे यह पूछ रहा है, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट, पहले इंडियन सैटेलाइट था आर्यभट्ट, कब लॉन्च हुआ था, किस सन में लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 1975 में, ठीक है। ये एक पहला अनमैन्ड, मतलब इसमें कोई मानव रहित यान था ये पहला। और इसको देखिए, ये आर्यभट्ट के नाम से था, बहुत बड़े हम लोग के एस्ट्रोनॉमर हैं और गणितज्ञ भी हैं आर्यभट्ट, इन्हीं से तो आप भाई जीरो दिए थे इन्होंने ही, ठीक है, 5th सेंचुरी के ये हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये पैना बेंगलोर में इसको बनाया तो गया, लेकिन लॉन्च करने के लिए हम लोग रसिया मेड रॉकेट में सोवियत यूनियन द्वारा अप्रैल 1975 को इसको हम लोग सोवियत यूनियन की मदद से इसको, ये अर्थ का सैटेलाइट है, बहुत लोग बोलेंगे कि मून का, ये अर्थ का पहला सैटेलाइट इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। वो इंडिया बना था, लॉन्च तो बेसिकली रसिया के रॉकेट से हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ से प्रश्न क्या 26 ये पूछ रहा है आपसे, वेयर डिड औरंगजेब डाई, कहाँ मरा था औरंगजेब। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये इसे मारा गया था, लेकिन ये नेचुरल डेथ है, इसकी नेचुरल डेथ हुई थी। कहाँ हुई थी, अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये एक जिला है महाराष्ट्र का, भारत में, ठीक है। तो औरंगजेब भारत में महाराष्ट्र में अहमदनगर में नेचुरल डेथ की वजह से मरा था, कोई युद्ध में नहीं मरा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 आपसे यह पूछना चाह रहा है कि हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू द वल्लभ भाई पटेल, जो अपने वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो उसे सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1920, 1923 में नागपुर में जो सत्याग्रह हुआ तो कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो वह फ्लैग सत्याग्रह हुआ था। फ्लैग सत्याग्रह क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि बहुत लोग राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था और उसमें जगह जगह पे अपना झंडा फहराकर शांतिपूर्ण किया जा रहा था। जैसे उस वक्त चल रहा था कि अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। तो उसी वक्त हम लोग अपना झंडा फहराकर शांतिपूर्ण एक ध्वज सत्याग्रह था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय का था। ये 1923 में ही शुरू भी हुआ था, 1923 में ही खत्म भी हो गया था। और शुरुआत कहाँ से हुई थी, नागपुर से हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट का मतलब क्या होता है, सेक्ट का मतलब होता है कि संप्रदाय, तो कौन सा संप्रदाय नहीं है, तो डेफिनेटली दिगंबर पीताम्बर, ये जान ही रहे हैं आप किसके हैं, तो दिगंबर इज नॉट अ संप्रदाय, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो कौन कौन है सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, धर्म के प्रमुख जो सेक्ट हैं वो हैं हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान
और नवयान, परंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध को ही सिद्धांत मानते हैं, ये बात को भी आप ध्यान रखें। आखिरी और अंतिम प्रश्न, तीसवां आपसे यह पूछना चाह रहा है कि हु वॉज द वायसरॉय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का जब दिल्ली राजधानी बना तो उस वक्त वायसरॉय कौन था? पहली बात, कब बना ये भी जान लेते हैं ना। ये बना था 12 दिसंबर 1911 को बन गया था दिल्ली ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल। ठीक है, किसके उसमें बना? लॉर्ड हार्डिंज के अध्यक्षता में बना था। चार्ल्स हार्डिंज भी इन्हें कहा जाता है। वॉज द वायसरॉय व्हेन द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया है वो, टू दिल्ली इन 1911। कब? 12 दिसंबर 1911। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो भी दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, अकेले फ़ायदा मत उठाइए और आपको भी फ़ायदा होगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।